नमस्कार, एपीटीवी न्यूज की चुनावी चौपाल यात्रा के दौरान आज हम रुख कर रहे हैं हरदा की तरफ, जहां हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद होंगी हरदा से कांग्रेस पार्टी विधायक की उम्मीदवार अवनी बंसल जी, जहां उन्होंने बीजेपी पर तीखे प्रहार किए हैं और कई आरोप लगाए हैं। देखिए हमारी खास चर्चा अवनी बंसल के साथ। साथियों, एपीटीवी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अवनी बंसल जी, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी हो सकती हैं, तो हम उनसे जानते हैं। मैडम, एपीटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे विधानसभा चुनाव 2023 काफ़ी नज़दीक है और आपका नाम हरदा जिले में काफ़ी सुर्खियों में है कांग्रेस पार्टी के लिए। और यदि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है विधायक का हरदा क्षेत्र से, तो कौन से ऐसे मेन मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के आप विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ेंगे? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हरदा पधारे। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हरदा में, जैसे कि आपकी जानकारी में होगा, 25 साल से एक ही विधायक हैं जो कि मध्य प्रदेश की कृषि मंत्री भी हैं। लेकिन यदि आप हरदा में ज़मीनी स्थिति देखें तो आपको पता चलेगा कि भाजपा जो गांव-गांव जाकर विकास यात्रा निकाल रही है, विकास के नाम पर हरदा में पिछले 25 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। देखिए, हरदा जो है वो एक तरह से किसानों के लिए समृद्ध जगह मानी जाती है। फिर ऐसा क्यों है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा का जो 1961 में खुला था, उसके बाद कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी हम हरदा में नहीं खोल पाए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन अलॉट कर दी गई थी, उसके बाद भी उसको हम नहीं लेकर आ पाए। यदि हम खिड़किया के सरकारी अस्पतालों की हालत देखें तो वहाँ पे एक गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं है। तो गाँव में जो हालत है वो आज भी, जिसे हम कहा जाए बेसिक इश्यूज़, उन मुद्दों पर पूरी लड़ाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं और इन पर ही कोई काम नहीं किया गया है। हरदा, हंडिया, खिड़किया, ये 3 ब्लॉक हैं। यदि हरदा से आप हंडिया जाएं तो आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी की क्या हालत हो जाती है। अब जैसे ही चुनावी माहौल आता है, वैसे ही हमारे कृषि मंत्री, जिनका हम कहते हैं उद्घोषणा मंत्री जो हैं, वो नई नई उद्घोषणाएं करने लगते हैं। लेकिन आपके पास इतना लंबा समय है, आप मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, इस सब के बावजूद हरदा की जनता का ये सवाल है कि आपने हरदा को क्या दिया। तो चुनाव के समय पे आप बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दें कि हरदा रेलवे स्टेशन को तो हम कमलापति रेलवे स्टेशन बना देंगे, फलाना ठिकाना, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि हरदा में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो 3 मुद्दे हैं मेरे लिए प्राथमिकता रहेंगे। मैडम, जैसे अभी हाल ही में जैसे कमलनाथ जी ने भी घोषणा करी थी कि हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, लाडली बहना योजना पे हम 1500 रुपये देंगे, तो वो तो शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले ही लागू कर दी। 450 रुपये में उन्होंने सिलेंडर कर दिया है, 1250 रुपये इसमें ना लाडली बहना को मिलेगा। तो फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या रहेगा जनता के लिए? देखिए, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो चुनाव के समय पे सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए नहीं होता। हमारे पास अपना एविडेंस होता है, सबूत होता है, हमारा काम होता है अलग अलग राज्यों में कि हमने क्या किया। देखिए, बहनों को लाडली बहना कह देना बहुत आसान है, लेकिन आज यदि हम हरदा की बात करें, मैं हरदा की बात कर सकती हूँ, लेकिन ये तथ्य जो है ये मध्य प्रदेश के लिए भी लागू होता है। आज जब एक किसी पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, दलित महिला, या मैं तो ये कहूँ कि सवर्ण महिला भी यदि महिला पुलिस थाने जाती है तो उन बहनों से पूछिए कि अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए, मैं वकील हूँ लेकिन ये आम व्यक्ति भी बात जानता है कि एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यदि किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत काम हुआ है तो उसकी एफआईआर तुरंत थाने में लिखाई जानी चाहिए। तो इन बहनों को अपनी एफआईआर लिखवाने में दिक्कत हो रही है। तो आपने बहनों की सुरक्षा के लिए क्या किया? मध्य प्रदेश में बहनों की जो स्थिति है, या जिसे हम कहते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उसमें मध्य प्रदेश आज भी दूसरे या तीसरे नंबर पर लगातार क्यों बना हुआ है? पिछले 10 सालों में महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा में बढ़ोतरी क्यों आई है? तो बहनों को यह कह देना कि आप तो 1500 रुपए लो और आप मेरी लाडली बहना हो, तो मामा जी, आपको लाडली बहनें चुनाव के समय पे याद क्यों आती हैं? अभी हाल ही की बात है, पूरा नर्सिंग स्टाफ, और हम जानते हैं कि नर्सेज जो हैं वो 99% महिलाएं होती हैं। पूरे मध्य प्रदेश की नर्सिंग स्टाफ का यह कहना है कि रात के 12 बजे यदि कोई अस्पताल में मेडिकल इमरजेंसी होती है और डॉक्टर को बुलाया जाता है तो उनको उसके लिए भत्ता दिया जाता है। नर्सेस को क्यों नहीं दिया जाता? नर्सेस को आज वही सैलरी मिल रही है जो कई सालों पहले मिलती थी, उसमें कोई रिवीजन क्यों नहीं हुआ? तो ये नर्सेस आपकी बहनें नहीं हैं क्या? जो बहनें थाने में 4-4, 5-5 घंटे बैठी रहती हैं अपने परिवारजनों के साथ, क्या वो आपकी बहनें नहीं हैं? तो सिर्फ ये कह देने से कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरी भाजपा जो है वो इस समय बौखलाई हुई है कि सत्यता ये है, वो जानते हैं कि उनकी सरकार जाने वाली है। जो फाइलें भोपाल में जलाई गई वो इस बात का अंदेशा
अंदेशा है कि भाजपा वालों को भी पता है कि उनकी सरकार इस बार नहीं बनने वाली, इसलिए उन्हें लग रहा है कि जो भी काम है, जिस भी प्रकार की घोषणा है वो की जा सके। फाइल जलाने शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, कोई जानबूझकर आग नहीं लगाई गई थी, तो शॉर्ट सर्किट हो गया था जिसके कारण आग लग गई और वो आग भपक गई, और कांग्रेस बोल रही कि जानबूझ के आग लगाई गई। तो देखिए, आप कितने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं तो आपको भी पता है। सीएम साहब के बयान पे ही आपसे बात कर जी, तो आपको ये बात पता है पत्रकारिता के क्षेत्र में कि जब कभी इतनी बड़ी महत्वपूर्ण सरकारी बिल्डिंगों में चुनाव के कुछ समय पहले आगजनी होती है तो वो अचानक से शॉर्ट सर्किट से होती है या उसे कराया जाता है। इनका भ्रष्टाचार इस तरह से चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि इन्हें पता है कि इनकी सरकार जाते से ही इनके अलग अलग मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज होने की पूरी संभावना है, क्योंकि उसके लिए पूरे सबूत हैं। अभी तक चूंकि ये पावर में बैठे थे और जो एक भाजपा का ऊपर से मॉडल चला रहा है कि इनको लगता है कि हम जुडिशरी भी खरीद लेंगे, हम पुलिस को भी खरीद लेंगे, हम देश के इंस्टीट्यूशंस को खरीद लेंगे, तो इन्होंने पूरे प्रजातंत्र की जो ऐसी तैसी करी है, अब उसकी पोल लोगों तक पहुंच गई है। और चूंकि आपके पास इतना पैसा था, देखिए भाजपा ने जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड से और अलग अलग तरीकों से पैसा कमाया है, तो पूरे पैसे की ताकत से आपने प्रजातंत्र का जो स्वरूप है उसको बदल के रख दिया है। लेकिन हम अपनी सत्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी को भले आपने सांसद से निष्कासित कर दिया, लेकिन अंत में सत्य ही खड़ा रहेगा। और मुझे लगता है कि ये बात हमारे केंद्र के लिए भी लागू होती है, मध्य प्रदेश के लिए भी लागू होती है और हरदा विधानसभा के लिए भी लागू होती है। एक लास्ट क्वेश्चन, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हमने सीखो और कमाओ योजना लाए, जो स्टाइफंड भी दे रहे हैं 8,000 रुपये महीने का, लाडली बहन योजना के नाम पर 1,000 रुपये महीना दिया जा रहा है, उज्ज्वला योजना में गैस टंकी फ्री दी जा रही है। तो काफ़ी सारी जनहितैषी योजनाएं बीजेपी के द्वारा दी जा रही है, और एक तरफ कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी की तरफ से कुछ भी नहीं दिया जा रहा, तो इसको आप कैसा देखना चाहिए? देखिए, मैं कहूँगी कि मामा जो है वो हम सबको मामू बनाने में काफ़ी महारत हासिल कर चुके हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल है, ये जितनी सारी स्कीम्स अब चुनाव एकदम सर पर हैं, तो मामा को हमारे मध्य प्रदेश के युवा याद आ रहे हैं, अपनी लाडली बहनें याद आ रही हैं। सिंपल सा सवाल है, 5 साल से आपकी सरकार थी, तो आपने ये सारी स्कीम्स अब चुनाव के पहले क्यों लेकर आए? ये सारी स्कीम्स को आप पहले क्यों नहीं लेकर आ गए? यदि आपको हमारे युवाओं की इतनी चिंता है, आप अलग अलग खातों में आप कह रहे हैं कि हम पैसा दे देंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जनता का पैसा है। अब सवाल ये है कि चुनाव के आते समय आप ये सारी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जब कहती है नारी सम्मान योजना, तो ये बात समझना जरूरी है, हमने जो वायदे कर्नाटक में किए, हमने जैसे ही सरकार बनाई अगले दिन से ये सारे वायदों को पूरे करने में हम जुट गए। ऐसा नहीं कि अब हम 5 साल वेट करें और जब कर्नाटक में अगले चुनाव आए तब महिलाओं को इसके बेनिफिट में मिले। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, राजस्थान में गैस की टंकी 500 रुपये मिल रही है, तो कमलनाथ जी जब ये कह रहे हैं कि हर महिला को गैस की टंकी हर परिवार में 500 रुपये में मिलेगी गैस सिलेंडर, या फिर ये कह रहे हैं कि किसानों का कर्ज माफ होगा, हमारे पास इन चीज़ों का सबूत है। जब मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार मिली, उसी समय हमने किसानों का कर्ज माफ किया। ये तो भाजपा है जो जोड़ तोड़ की सरकार में यकीन रखते हैं, जो पैसे से खरीदने पर सरकार में यकीन रखते हैं। लेकिन हमने ये वेट नहीं किया जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी कि जब चुनाव आए तब हम इन नई, जिसे कहते हैं, रेवड़ियों के साथ लोगों का दिल लुभाएं। तो हमारे पास एक प्लान होता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से गवर्नेंस का तरीका होता है, और भाजपा के पास इसके विरुद्ध में सिर्फ उद्घोषणाएं होती हैं और लोगों को मामू बनाने का काम होता है। बीजेपी के उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि जितना भी विकास हुआ है, ये सारा विकास जो चहुमुखी विकास हुआ है, जैसे आप शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, सारा बीजेपी ने ही कराया है। 2013 से 18 के बीच में दोगने जी विधायक थे, उसमें तो कोई भी विकास नहीं हुआ, क्योंकि वो कांग्रेस के थे तो उन्होंने कोई विकास नहीं करा। उनका ऐसा मानना है कि सारा विकास जो है वो बीजेपी ने किया है। पहले दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो रोड नहीं हुआ करता था, ऐसे आरोप उन्होंने कांग्रेस पर लगाए। देखिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए मुझे लगता है कि आम लोग जो हैं वो अब इस बात के आदतन हो गए हैं कि राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े वायदे करती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस सच्चाई को हर दिन जी रहा है उसे पता है कि उसके गांव में यदि एक बार की बारिश गिर जाती है तो पूरे गांव में जो है ऐसा लगता है कि मानो बाढ़ आ गई। दूसरी बात, जैसे उन्होंने कहा कि शिक्षा में बड़े बड़े काम किए हैं, तो एक आध कोई काम का एविडेंस देना, सबूत देना, बताए ना कि हरदा, खिड़किया, हंडिया में कौन सी आपने यूनिवर्सिटी लेकर आए। देखिए, आप धर्म के नाम पे इतना रोना रोते हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वायदा करते हैं। हरदा का ये सौभाग्य है कि हंडिया में हमारे यहाँ रिद्धेश्वर मंदिर है, जिसे बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि रिद्धेश्वर मंदिर का जो घाट है वो भी कांग्रेस के
समय पे ही उसका विकास किया गया, उसको इंडिविजुअल लोगों ने कांग्रेस की मदद से काम करवाया गया। तो मंत्री जी ने हंडिया में कौन सा ऐसा काम कर दिया कि जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, या बहनों के लिए किसी प्रकार का, जिसे हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के बियॉन्ड रोजगार के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, ऐसा कोई भी क्रिएटिव काम जो है वो भाजपा के द्वारा नहीं किया गया। मैडम, जैसे श्री कमल पटेल जी ने एक आरोप लगाया है कमलनाथ जी के ऊपर कि जो पहले उनकी सरकार बनी थी, तो जो 15 महीने बाद जो सरकार टूटी थी, जो सिंधिया जी के गुटके जो थे उन्होंने सरकार तोड़ के बीजेपी में चले गए थे, तो उन बोले जब उनसे मिलता हूँ उन मंत्रियों से, तो वो बताते हैं कि जब मैं कमलनाथ जी के पास जाता हूँ और कोई विकास की बात करते हैं यदि वो मंत्री, तो वो उनको बोलते चलो 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 आगे बढ़ो, अपने कोई विकास नहीं करना, सिर्फ जनता को पागल बनाना है। तो बोले कमलनाथ साहब को यही बोलते हैं कि सिर्फ जनता को पागल बनाओ, चुनाव जीत गया कोई बात नहीं। तो ये आरोप लगाया है कृषि मंत्री जी ने, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसके खिलाफ? देखिए, ये पहली बार तो है नहीं कि कृषि मंत्री जी ने कोई ऐसा बयान दिया हो जिससे वो सुर्खियों में आने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि ज़मीन पर कमल पटेल जी का इतना विरोध है कि अब वो इस बात पर आ गए हैं कि साम दाम दंड भेद, इस प्रकार के बयान दो कि ऊपर बैठे आला कमान को किसी प्रकार से खुश किया जाए ताकि कमल पटेल जी की टिकट जो है वो हरदा से नहीं कटे। तो मुझे लगता है कि चुनावी समय में अपने आला कमानों को खुश करने के लिए इस प्रकार के उलझुल बयान दे रहे हैं। इसके पहले भी कमल पटेल जी कई सारे बयान दे चुके हैं। उन्होंने अभी हाल ही में कहा कि मैं पूरे कमलनाथ जी के परिवार को अनाथ कर दूंगा। अब ये कितनी निंदनीय बात है कि राजनीति का स्तर हमारे कृषि मंत्री जी वहाँ लेकर जा रहे हैं जहाँ पे उनको मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, जहाँ पे वो किसी के परिवार को अनाथ कर देंगे। अच्छा, कमल पटेल जी ने हरदा विधानसभा में अपना गुंडाराज लगाते हुए कितने लोगों को जेल भेजा है, इसकी रिपोर्ट यदि कमल पटेल जी सामने रख दें, उनमें ताकत है, तो मैं उनको चैलेंज करती हूँ। दूसरी बात, देखिए, उलझुल बयान करना एक बात है, लेकिन आज की जो जनता है वो मूर्ख जनता नहीं है, जनता काफ़ी समझदार है। और हरदा की जनता ये बात जानती है कि आपने एक बार वायदा किया, दूसरी बार वायदा करा, भाई आप नए विधायक थे। अब जबकि आप 5 बार के विधायक हो चुके हैं, आप हरदा में कौन सा बड़ा काम लेकर आ पाए? क्या आपने कोई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लेकर आए, कोई कंपनी लेकर आए, किसी प्रकार का उद्योगीकरण हरदा का हुआ? तो हरदा में सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसी क्या बात है कि आप लोगों का धर्म से या उलझुल बयानों से ध्यान भटकाने में तो माहिर हैं, लेकिन जहां कहीं बात आती है आपके रिपोर्ट कार्ड दिखाने की, तो उसमें आप पूर्ण तरह से फेल हैं। तो इस प्रकार की बयानबाजी को मैं बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती। आपने एक बयानबाजी की बात करी कि कमल पटेल जी ने छिंदवाड़ा में बोला था कि मैं कमलनाथ के परिवार को अनाथ कर दूंगा या उनको अनाथ कर दूंगा। एक आपका भी वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, जो आपने भी उनके खिलाफ एक टिप्पणी की थी जी। तो उसका वो भी कह रहे थे कि एक एज का थोड़ा सम्मान रखना चाहिए, गरिमा, एक पद का गरिमा रखना चाहिए। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सम्मान जो है वो व्यक्ति के काम का होना चाहिए। आज आप यदि हरदा में आम लोगों से बात करेंगे तो आप ये जानेंगे कि इस बात में कोई छुपा हुआ राज नहीं है कि कमल पटेल जी का साफ साफ गुंडा राज चल रहा है। उन्हें लगता है कि उन्होंने इतने पैसे कमा लिए हैं कि पैसों की ताकत से, अपने बल के ताकत से और अपनी गुंडागर्दी से वो हर किसी व्यक्ति का मुंह बंद कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये पहली बार नहीं है कि कमल पटेल जी ने उलझुल बयान दिया। आप जानते हैं मैं भारत यात्री थी, राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चली। यदि आप पिछले समय का, जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची, तो आप पाएंगे कि उस समय भी कमल पटेल ने बहुत खुलकर उलझुल बयान दिए। लेकिन ये पलटवार करना इसलिए ज़रूरी था कि मंत्री जी किसी प्रकार की गलतफहमी में ना रहें कि कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ में बोलेगा नहीं। देखिए, जो हरदा के लोग हैं ये काफ़ी शांत स्वभाव के सज्जन लोग हैं। हम हर किसी व्यक्ति का सम्मान करना जानते हैं, तो हमें सम्मान की परिपाटी मत सुनाइए। पहली बात तो ये कि यदि आप सम्मान चाहते हैं तो आप हमारे नेता कमलनाथ जी के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी ना करें। और मेरा तो ये कहना है कि मंच पे माफ़ी मांगे कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे नेता कमलनाथ जी के खिलाफ में आपने इस प्रकार का बयान दिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आप मुद्दों पर क्या कर रहे हैं इस पर बात करें। और पॉइंट नंबर 3 कि सम्मान आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आपका काम जो है वो सम्मान लायक होना चाहिए। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हरदा में गुंडा राज नहीं चलेगा, वो किसी का भी हो। तो यदि कमल पटेल जी ये सोचते हैं कि हर किसी व्यक्ति के जेब में पैसे रख देने से मैं हर किसी व्यक्ति को खरीद सकता हूं, तो हरदा की जनता ये समझ गई है कि एक बार नहीं, बार बार आपको मौके देने के बाद भी आप हरदा विधानसभा के लिए कुछ भी नहीं कर पाए हैं। और इसलिए अब जनता त्रस्त है और मेरा ये विश्वास है कि आने वाले चुनाव में कमल पटेल जी को अपना जवाब मिल जाएगा। तो यदि आपको कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाती है और आप यदि विधायक बनते हैं तो युवाओं के लिए आप क्या करेंगे हरदा के लिए? सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा।
क्यों आज हरदा के लोगों को इंदौर पढ़ने जाना पड़ रहा है, भोपाल जाना पड़ रहा है? हरदा के युवा इस बात के लिए अपने आप को सशक्त महसूस करना चाहिए कि ना सिर्फ बेसिक एजुकेशन लेकिन हायर एजुकेशन के लिए हमारे हरदा में सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो। देखिए, खिड़किया में जो कॉलेज बना वो विष्णु राजौरिया जी के समय बना, उसको भी भाजपा वाले अपना दिखाने के लिए आतुर हैं। तो सबसे पहले तो मेरी कोशिश ये होगी कि हरदा में अच्छे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खुलें। दूसरी बात, रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, ऐसा नहीं है कि रोज़गार है नहीं, पर दिक्कत ये है कि जहाँ भाई भतीजावाद चलता है, जहाँ मंत्री जी अपने ही लोगों के बीच में सब कुछ बांट देना चाहते हैं, तो सवाल उठता है कि चुनाव के समय तो आपको वोट सबसे लेना है, लेकिन जब आप एक बार चुन के आ जाते हैं तो उसका जितनी मलाई है आपको लगता है कि मेरे ही 4-5 लोग खा जाएं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे अवसर हैं जो सरकार दे सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि उसमें आपका एक एटीट्यूड हो कि मैं अपने या अपने लोगों के लिए काम नहीं करूंगी, मैं सबके लिए काम करूंगी। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, रोजगार, शिक्षा, ये बड़े मुद्दे हैं, और महिला सुरक्षा ये मेरे लिए काफ़ी महत्व रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।